नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। सवाल यही है, जब देश चीन के खिलाफ एकजुट है तो सियासत में गुट क्यों है? पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो देश की 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी जब एक सुर में ये कह रही हो कि हम सरकार के साथ हैं, बॉयकॉट कीजिए चाइना का, हमें चीन नहीं चाहिए, चीनी सामान नहीं चाहिए, और ऐसे में तमाम देश की राजनीतिक पार्टियां जो खुद को इन जनता का, इसी जनता का नुमाइंदा खुद को कहती हूं, खुद को प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम राजनेता कहते हैं, और उसके बाद वो इस तरीके की बातें अगर सरकार के खिलाफ करें और सीना पर सवाल उठाते हुए सरकार से सवाल करने लगे तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं। मैं गेस्ट से तारुफ करा देता हूं कौन कौन इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। सबसे पहले मैं तारुफ कराता हूं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद रहेंगे, रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ रहेंगे चर्चा में, और एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ दिग्विजय जी पूरे टाइम जुड़े रहेंगे। प्रेम कुमार साहब, सबसे पहले सवाल मैं आप ही से करता हूं। ये जब बात होती है कि देश चीन के खिलाफ है, यानी कि 130 करोड़ की आबादी उनके खिलाफ है, अब इसमें जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन तमाम 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, खुद को नुमाइंदा कहती हैं इन सबका, वो फिर आपस में बट क्यों जाती हैं? देखिए तुषार जी, अपने देश में बॉर्डर पर जो घटना घटी है वो उसको हम झड़प बोल रहे हैं, और इस झड़प को अगर हम बोलेंगे तो देश कैसे एकजुट होगा? इसको देश पर हमला बोलिए, बोलिए कि हमारे सैनिकों की शहादत हुई, हमारे देश पर अटैक हुआ है, तब तो देश एकजुट होगा। और देश एकजुट होने का ड्रामा नहीं किया जाए, बोलिए कि देश पर हमला हुआ है। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे बड़ा आपसे आपत्ति रखता हूं शब्द से कि ड्रामा मत कीजिए। आपको 130 करोड़ रुपए लोगों का आक्रोश ड्रामा लग रहा है। हमला हुआ है तब देश एकजुट नहीं, ये ड्रामा आपको क्यों लगा? 20 जवानों की शहादत, प्रेम कुमार, 20 जवानों की शहादत सरकार ने मंजूर किया है। ये हमला है, हिंदुस्तान पर हमला है। हमला है तो जवाब दिया ना, भारतीय सेना ने जवाब दिया ना। देखिए, झड़प और हमला है, बोलने के लिए इंतजार करेंगे, बोलने के लिए इंतजार करेंगे। आज 5 बजे तक का इंतजार करना क्या जरूरी नहीं था?
इतनी क्या बेचैनी थी आपके राहुल गांधी को कि ट्वीट पे ट्वीट कल एक बयान दे दिया कि कौन निहत्थे किसने भेजा है, आपको नहीं पता था समझौता किसने किया है, आज फिर आपने बयान दे दिया कि क्यों इतने बयान देने की इतनी जल्दी क्यों है? अपनी माता जी से नहीं बन रही है क्या उनकी? पहली बात तो ये है कि निहत्था भेजना ये अब भी सार्थक है। अगर बंदूक है पास में, हमारी सीमा में घुस आया है कोई, हमें गोली मार रहा है और हम वो समझौते तोड़ रहा है और हम समझौते साहब देखिए फायरिंग पहले उधर से हुई नहीं है, पहली बात तो फायरिंग हुई नहीं है, पहली बात तो फायरिंग हुई नहीं है, देने वालों की कमी है। प्रेम कुमार साहब फायरिंग हुई नहीं है। प्रेम कुमार ये निर्देश देने वाले भी आप ही के सरकार के थे, आप ही के पार्टी के लोग थे। बिल्कुल जब समझौता हुआ था ये था, समझौता प्रेम कुमार समझौता ये था कि दोनों पक्ष हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको इंटरप्रिटेट इस तरह से किया गया कि हम हथियार लेके जाएंगे ही नहीं। दिग्विजय जी, आप जिस समझौते की बात कर रहे हैं वो एचडी देवगौड़ा जी और उसकी रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? पूरे एचडी देवगौड़ा ने एक बार आपकी बात नहीं मानी, आपने कह दिया निकम्मा आदमी और हटा दिया। पार्टी के हाथ में पहले बोल लेने दीजिए। एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे और उस समय में जो समझौता हुआ दोनों देशों ने पालन किया, उस समझौते में कोई खराबी नहीं थी। खराबी यहां पर है कि वो हम नियम तोड़ के हमारी सीमा में घुस आए, वो हमें खुफिया रिपोर्ट मिली, अप्रैल में घुसपैठ हुई, हम चुपचाप बैठे रहे, वो एलएसी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी चौकी पर प्रेम कुमार साहब चुपचाप बैठे रहे। आप पहले इस बात को साफ कर दीजिए, चुपचाप कौन बैठा रहा? देश की सेना पर तो सवाल नहीं उठा रहे ना कहीं आप। उनको मेडिकल एक सेकंड और हमारे जवान कौन बैठा रहा? कर्नल टीपी त्यागी ठंड में घायल होकर के मरे। प्रेम कुमार जी आपकी बात आ गई। कर्नल टीपी त्यागी, कर्नल टीपी त्यागी, शहादत क्या हुई है बेकार? कर्नल टीपी त्यागी, ठीक है प्रेम जी आपकी बात आ गई। जरा कर्नल टीपी त्यागी के बाद कर्नल त्यागी, प्रेम कुमार ये कह रहे हैं कि सोते रह गया। कौन सोता रह गया? अगर देव को ये अपना नहीं मानते, नरसिम्हा राव को तो अपना मानते हैं। नरसिम्हा राव ने 1993 में जो एग्रीमेंट किया था उसके आर्टिकल 9 में एक सेंटेंस था कि बोथ पार्टीज विल रेस्पेक्ट द एलएसी। अब सेंटेंस क्या था? बोथ पार्टीज विल रेस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग एलएसी। एग्जिस्टिंग एलएसी चीन ने विरोध किया कि इस एग्जिस्टिंग वर्ड को हटा दीजिए और हमारे उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान लिया और वो एग्जिस्टिंग वर्ड हटा दिया। उसके हटाने के कारण पहले दिन ही उसी समय इन्होंने न्योता दे दिया चाइना को घुसपैठ करने का। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि बजाय किसी और में कमी निकालने के, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं चीन और पाकिस्तान को दोनों को एक साथ संभालने के लिए। मेरी बात पे गौर करें, चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ हम कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे ही देश के अंदर के लोग हर समय जो ये सवाल उठाते हैं जब देश की सुरक्षा पे आता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान में भी इन्होंने ऐसा ही किया, अब भी ऐसा ही किया, और तो और डोकलाम के समय में भी इन्होंने ऐसा ही किया। एक आवश्यकता है कि जनता अब इनको और करारा जवाब दे। प्रेम कुमार साहब सुन लिया ना, अब जिस सेना के शहीदों के आप बात कर रहे थे कि शहीदों को सम्मान नहीं मिल पाएगा, उनकी व्यर्थ चली जाएगी। एक सेना का जवान ही इस बात को कह रहा है, रिटायर्ड कर्नल ही इस बात को कह रहे हैं कि उनको नहीं चाहिए कि देश के अंदर उनके ऊपर, सरकार के ऊपर कोई सवाल, उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर कोई सवाल उठाए। शिवम त्यागी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल बार बार ये उठ रहा है कि अप्रैल से ये घुसपैठ शुरू हुई थी लेकिन सोते रहे। ये हालांकि अभी तक साफ नहीं कर पाए प्रेम कुमार साहब कि सेना सोती रही कि सरकार सोती रही, लेकिन फिर भी सरकार के स्तर पर जरा जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, जहां तक प्रेम कुमार जी की बात है वो मेरे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन हाँ, एक चीज आप उनकी बात समझ लीजिए। अगर वो कहते हैं सोते रहे तो जाहिर बात है सरकार तो बॉर्डर पर नहीं होती है, बॉर्डर पर तो सेना ही होती है ना। तो प्रेम जी अगर कह रहे हैं सोते रहे तो वो इस देश की सेना को कह रहे हैं कि सोते रहे। उनके हिसाब से इस देश की सेना सोती है, जवाब नहीं देती, काउंटर अटैक नहीं करती, उनके ऊपर हमला नहीं करती, अगर कोई हमारे बॉर्डर पे घुसता है तो उसके दांत खट्टे नहीं करती। प्रेम जी के हिसाब से ऐसा है। प्रेम जी अब सुन लीजिए, मुझे लगता है कि आपने बोला, मैं बड़ी शांति से सुन रहा था आपको। दूसरा, अगर बात करें हम इस समय इस देश में विपक्ष की नीति की, तो इन्होंने कहा कि अप्रैल से लगातार किसी ने जो है इसको रिटेलिएट नहीं किया, जवाब नहीं दिया, घुसपैठ लगातार हो रही थी। प्रेम जी आप कह रहे हैं ये बात, इस देश में 58 सालों तक बॉर्डर्स के बराबर में सड़क नहीं बना पाई कांग्रेस सरकार, और आप हमें कह रहे हैं कि हम रिटेलिएट नहीं कर पाए। डोकलाम भूल गए आप?
आप मुझे ये बताइए, डोकलाम याद नहीं रहा किस तरह से चिल्ला रही थी पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष, और कहते थे कि सरकार ने किस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, और डोकलाम में हमारी सेना वहीं खड़ी रही, अरे 1% भी पीछे नहीं गई। आप भूल गए अरुणाचल प्रदेश में क्या हाल किया था कांग्रेस ने, जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था। आप भूल गए किस तरह से लद्दाख में आपने जमीनें दी थी चाइना को, और आप आज उस सरकार को कह रहे हैं, जो सरकार, जो सेना छाती ठोक के खड़ी हुई है सेना के सामने चाइना की, और कह रही है कि आपको एक कदम अंदर नहीं आने देंगे। आज आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। आप 93 के कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल नहीं उठा रहे, आप 96 के ट्रीटी पर नहीं उठा रहे, 88 के पे नहीं उठा रहे, 2006 की पे नहीं उठा रहे। सवाल उठा रहे हैं उस फौजी पर जो फौजी इस समय खड़ा हुआ है सीमा पर आपकी रक्षा के लिए, और आप उन्हीं पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूं चाइना से आपको प्यार है, मैं ये भी मानता हूं कांग्रेस इज द न्यू कम्युनिस्ट नाउ, लेकिन कम से कम जब सेना का मामला हो तो उस समय तो देश के साथ खड़े हो जाया कीजिए। सवाल बिल्कुल ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं प्रेम कुमार साहब। देखिए, आपने बहुत बोला। सबसे पहली बात है कि आप जब डिमार्केट कर रहे हैं कि अगर वहां पर घुसपैठ हो रही है चीन की तरफ से, तो ये सेना की जिम्मेदारी है, और अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो सेना पर सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ा देश के विरोध में आप काम कर रहे हैं, सेना के खिलाफ आप बोल रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि आप पुरानी बातों को याद दिला रहे हैं। हमारे सैनिकों का इतिहास हमेशा जोरदार जवाब देने का रहा है। अरुणाचल में जब चीन ने अटैक किया था 1967 में, हमारे 88 जवान मारे गए तो हमने 300 मार गिराए थे, उससे बड़ा बदला लिया था। आज तक उसके बाद हिम्मत नहीं हुई चीन की आगे कभी बढ़ने की। अब बोलेंगे ना आप में था वो, अब सुन लीजिए। अरुणाचल में 1975 में था। प्रेम कुमार जी, आप हमेशा गलत तथ्य देते हैं। 1975 में हमारे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे लोग, उसमें 1967 की बात कर रहा हूं। 1967 पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के ही पास की वो घटना है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ टीपी त्यागी जी, मैं गलत चलिए नहीं इस बोल चीज रहा को हूँ समझ टीपी लेते त्यागी हैं। जी। रुकिए पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ संजय सिंह जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, आता हूं मैं आपके पास। संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, इस बात पर लगातार बहस है कि क्या आज तक यहां जितनी भी बहसें होती रही, या जब भी चीन के साथ मतभेद होते रहे, या चीन के साथ झड़प होती रही, या युद्ध की स्थिति बनती रही, तब तक पुरानी सरकारों और मौजूदा सरकार ने क्या कुछ किया? साथ ही साथ अभी त्यागी साहब और आपने प्रेम कुमार के बीच में इस बात को भी सुना कि कहीं ना कहीं डेटा को लेकर छेड़छाड़ करते रहे हैं लोग। क्या हकीकत है इन सारे मामलों की? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं साहब कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि एलएसी क्या है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और दोनों का कई जगहों पर डिस्प्यूट ये है कि उनके वो जो मैप देते हैं हमें चाइनीज साइड से, उनका कहना है कि हम यहाँ तक हैं, हम एलएसी जो हम मानते हैं, हमारा कहना है कि हम उधर तक हैं। कई बार पेट्रोलिंग के दौरान दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं, थोड़ा सा धक्का मुक्की भी होती है, नहीं भी होती है, वो वापस चले आते हैं। जिस जगह पे विवाद हो रहा है उस जगह पर कोई पोस्ट नहीं है। जो सारे लोग कह रहे हैं कि वो घुसपैठ करके आ गया और बैठा रहा और हमें पता नहीं चला, इन लोगों को नहीं पता है कि वहां पर कोई बैठने की जगह नहीं है, वहां पर कोई पोस्ट नहीं है कि आएंगे और बैठेंगे। वहां पर क्या है कि पेट्रोलिंग होती है, दोनों लोग पेट्रोलिंग करते हैं, और उसके बाद कहते हैं भाई हमारा यहाँ तक है, वो कहता है हमारा यहाँ तक है, फिर उसी में बातें बढ़ती हैं, बातें बढ़ती हैं, बिगड़ती हैं, होती हैं। इस बार भी वही हुआ। उन्होंने दावा किया गलवान घाटी की एक ऊंचाई पर, और आकर के जो बैठे हुए थे, तो हमारे सेना के लोग पेट्रोलिंग करते हुए गए तो देखे हैं, बिना देखे नहीं पता चला कि वहां पर वो आए है कि नहीं आए। तो कोई सोया हुआ अगर होता तो ये पता ही नहीं चलता। फिर ये 20 लोगों की जो शहादत हुई है, उस शहादत को भी जरा सोचिए कि 20 लोग क्या यूं ही मरे हुए हैं? क्या उन्होंने विरोध नहीं किया? क्या उन्होंने उन्हें भगाने की कोशिश नहीं की? पहली बात। दूसरी बात तो यह है कि वहां पर एलएसी पर फॉरवर्ड इलाकों में इधर 6 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, वो 50-55 सालों में नहीं हुआ है। इस चीज को अच्छी तरह समझना चाहिए, और कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को दिक्कत यही है कि लेह लद्दाख में एलएसी पर हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो हमने सड़कों का जाल बिछाया है, जो हमने लैंडिंग ग्राउंड, जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वार की जो पट्टियां हैं उनको खोल करके वहां पर हमने जो जहाज उतारे हैं, प्रॉब्लम चाइना को इसी से है। आज की तारीख में सारे दलों को एक होकर के एक सुर में बोलना चाहिए। क्या वहां के चाइना के मैनेजमेंट को, मैनेजरों को, और वहां के सेना को ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे देश में लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह का मैंडेट बन रहा है? उसे खुशी हो रही होगी, उसको देख करके खुशी हो रही होगी कि लोग यहाँ पर किस तरीके से हमारी सेना पर सवाल उठा रहे हैं और किस तरह से सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है राजीव दिग्विजय, गांधी अगर देखिए सीधे तौर पर मैं लौटता हूं संजय जी आपके पास लौटता हूं। दिग्विजय, अगर देखिए पुरानी सरकारें लगातार इस बात को ये कहती रही, क्योंकि कई सारे कल भी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, उनका बताना था कि पुराने समय में कभी सड़क इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ये डर रहा कि चीन उसी रास्ते से आकर हमें मारेगा, उसी रास्ते से आएगा, घुसपैठ करेगा, उसी रास्ते से कब्जा करेगा, इसलिए हमने सड़कें नहीं बनाई। मौजूदा सरकार आई 2014 में, उसके बाद हेलीपैड भी बनाया गया दौलत भाई गोल्डी के पास, इसके बाद दूसरी सड़कें भी बनाई गई, फीडर रोड्स भी बनाई जा रही हैं। क्या ये मौजूदा जो स्थिति है ये इच्छा शक्ति की बात थी कि पुरानी सरकारों के पास इच्छा शक्ति नहीं थी, मौजूदा सरकार के पास इच्छा शक्ति है? यही वजह है कि सर्वदलीय बैठक से पहले ही कुलबुलाहट है कि खामखा क्रेडिट किसी और को जाएगा? देखिए, जब आपके पास तर्क नहीं होते तो आप शोर मचाते हैं। तो प्रेम कुमार जी और इनकी पार्टी जो कर रही है वो यही कर रही है। 5 बजे तक का इंतजार कर लेते, क्या बुरा था? बिल्कुल। जब आप ये आपकी नीति होती है कि हम अंदर सड़क नहीं बनाएंगे कि चीनी अंदर घुस आएंगे, इसका मतलब आप अपनी सेना पे भरोसा नहीं करते हो, या तो भरोसा नहीं करते हो, या फिर जैसे कि कांग्रेस पार्टी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो एमओयू साइन होता है उसमें कुछ ऐसी बात हुई है आपकी, जो है हो सकता है पहले भी इस तरह के सीक्रेट एमओयू साइन होते रहे हो, उसके वजह से कुछ ऐसी बात हो रही होती हो। तो ये इच्छा शक्ति में नहीं कहूंगा, कई चीजें इसके पीछे इन्वॉल्व है। सिर्फ इच्छा शक्ति की बात देना तो क्लीन चिट देना हो जाएगा। एक साजिश होनी की तरह इसको लेना चाहिए कि क्यों इतने किलोमीटर जमीन पे आके चाइना बैठ जाता है और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वहां तो एक घास का तिनका भी नहीं उगता, इसलिए वो बेकार जमीन है। क्यों हम 1988 में व्यापार एक तरफा चालू कर देते हैं, व्यापार संतुलन का ध्यान रखे बिना, और उसको चलो जी, और उसका नतीजा ये होता है कि चीनी सामान आज एक एक जगह पर घुसपैठ बना चुके हैं। क्यों 1993 में, जैसा कर्नल त्यागी कह रहे थे कि एग्जिस्टिंग वर्ड चाइना के एक बार कहने पर, एक बार डांट देने पर आपने हटा लिया? कहां इच्छा शक्ति की कमी रह जाती है? डर है? क्या है आपके अंदर? क्या था? अब आप जो है बिल्कुल कन्फ्रंटेशन इसलिए बढ़ रहा है, फेस ऑफ इसलिए बढ़ रहा है कि अब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत है। हमारी सेनाएं इसी बीच एक अपडेट आ रहा है कि लद्दाख वाली जो यहां पर गलवान वाली सीमा पर विवाद हुआ, वहां पर एयरफोर्स बहुत एक्टिव हो गई है, वहां पर मिराज 2000 और सुखोई 30 को वहां पर मूवमेंट कराया जा रहा है, जिससे कि वहां पर पूरी एयरफोर्स एक्टिव रहे। टीपी त्यागी साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, जब उससे पहले एक अपडेट में छोटा सा और दे दूं। पॉइंट 14 के पास गलवान में जहां ये विवाद हुआ था, वहां एक 60 मीटर का पुल बनना था जिसपे चाइना को आपत्ति थी, वो भी काम कल पूरा कर लिया गया है। पुल बनने का काम भी कल पूरा हो चुका है। ठीक है त्यागी साहब, एयरफोर्स का एक्टिव होना ये संकेत क्या है, जरा दर्शकों को समझा दीजिए। सर, ये विचार है दरअसल में दौलत में एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी, उस एयर स्ट्रिप को एक बड़े रनवे में तब्दील कर दिया गया। और अभी कुछ दिन पहले जब हमारा ग्लोब मास्टर उतरा तो एक ग्लोब मास्टर 70 टन का वजन लेके उतर सकता है। एक हाथी का वजन 10 टन होता है, यानी कि 7 हाथियों के बराबर वो ग्लोब मास्टर वहां उतारा। अब उससे हिल गए चाइना वाले, क्योंकि चाइना का उतनी ऊंचाई पर कोई एयरपोर्ट, कोई रनवे नहीं है। हमारे पास अब सियाचिन में भी है और सियाचिन के ठीक नीचे दौलत बेग ओल्डी में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सियाचिन के बराबर से जाने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर बन भी गया तो भी हम उसको अवरोध में डाल सकते हैं। ये है प्रॉब्लम जिसकी वजह से चाइना डरा हुआ है। 255 किलोमीटर की रोड दौलत बेग ओल्डी तक जाती है, वो 2-3 जगह ऐसे मोड़ आते हैं जहां से डायरेक्ट तिब्बत के ऊपर हमारी नजर है। और मजबूरी चाइना की यह है कि उसके जो हवाई जहाज हैं उनका पेलोड तिब्बत में आधा हो जाता है। आज आप ये समझिए कि जैसे हम रामायण में बाली का रोल कर रहे हो, यानी कि चाइना की आधी ताकत हमारे अंदर आ जाती है। इससे बढ़िया उपयुक्त और कोई दूसरा मौका नहीं हो सकता चाइना के साथ एग्रेसिव पोस्चर इस्तेमाल करने का। मगर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये जो बीच में काहे करते हैं, अब ये बंद करें। कम से कम इस मामले से निपटने से फिर तुम्हें जो पॉलिटिक्स करनी है वो जीएसटी पे कर लेना, नोटबंदी पे कर लेना, जो चाहे कर लेना। लेकिन अब देश का मामला है
कृपा करके जो लोग खामोश रहे। प्रेम कुमार साहब, ये एक सेना की आवाज है, एक जवान की आवाज है, रिटायर्ड कर्नल की आवाज है कि सेना के मामले पे कम से कम जब देश के दुश्मनों के साथ हम लड़ रहे हो तब काय नहीं होनी चाहिए, एक धैर्यता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। मैं पूरा सवाल कर देता हूं। राहुल गांधी ने घटना के तुरंत बाद कुछ ही देर बाद एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है। अरे प्रधानमंत्री को जरा बात कर लेने दीजिए, आपकी भी सरकारें रही हैं, सब प्रोटोकॉल पता है कि कितना वक्त लगता है किसी भी चीज की प्रतिक्रिया देने में, एक जिम्मेदार पद है, इतनी जल्दबाजी क्यों होती है कांग्रेस को या फिर राहुल गांधी को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सेना इस देश की जनता के लिए है और हमारे देश में लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। सेना भी सरकार के मातहत आती है, ये भी आप समझ लीजिए। और देश के आज के प्रधानमंत्री हो या पहले के प्रधानमंत्री हो, सबने अपने देश के हित में ही फैसले लिए हैं। लेकिन आज क्या किया जाता है? कौन देश को एक तोड़ने की बात कर रहा है? देश को वो लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं जो कभी नेहरू को गाली देने लगते हैं, कभी इंदिरा गांधी को गाली देने लगते हैं, कभी आप दूसरे प्रधानमंत्रियों को नुकसान पहुंच, अतीत की बातें करने लगते हैं। अरे वर्तमान में जिम्मेदारी की बात करो। नींव करी कमजोर, अब आप कह रहे हैं कि अब दीवारें कमजोर हैं, आपने नींव करी कमजोर, नींव कमजोर है तो नींव को तो दोष देंगे ना। कमजोर होता है, राजनीतिक एकजुटता को शिवम त्यागी लगता है, देश यहाँ पर कमजोर होता है। शिवम त्यागी करने लगते हो, क्यों अतीत में जाने लगते हो? आज की बात करो, सीमा की रक्षा करो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। क्यों अतीत की बात करते हैं? चीन को जवाब दो। शिवम त्यागी, क्यों अतीत की बात करते हैं, बताएं जरा। शिवम इससे पहले कुछ बोले, शिवम इससे पहले आप कुछ बोले, शिवम आप कुछ बोले। तुषार, मैं एक आपकी बात पे आपत्ति जताऊंगा। आपत्ति प्रेम जी को जतानी चाहिए थी। आपने कहा राहुल गांधी क्यों बेचैन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोदी जी पे ही उंगली उठा रहे हैं, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का तो आदेश उठा के फाड़ दिया था, पब्लिकली फाड़ दिया था। तो प्रधानमंत्री को घेरना उनकी पुरानी आदत है, इसलिए आप एक तरफा आरोप नहीं लगा सकते। शिवम त्यागी, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रेम जी जब कहते हैं कि हर बार अतीत में पहुंच जाते हैं, क्या मतलब है आपका अतीत में पहुंच जाते हैं? एक चीज बताइए, 7 अगस्त 2007 को शी जिनपिंग जो सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी थे, उसके साथ जो बैठकर डिनर कर रहे थे राहुल गांधी, और वहां पर कांग्रेस टू कांग्रेस जो आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, उसका सवाल ना उठाया गया? डोकलाम में जब इस देश की सेना लड़ रही थी, फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। प्रेम जी, चिल्लाने से कुछ पॉजिटिव नहीं होता था। चिल्लाने से कुछ आप इनको रोकिए कृपया करके। मैं मानता हूं, मैं आप नहीं आपका सवाल ले लेना, आपकी आप ही का सवाल तो लिया है भाई। आप ही का सवाल लिया है। प्रेम कुमार, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए जब आपने परहेज किया है। नहीं तो सवाल यह है कि सवाल आप उठा रहे हैं प्रेम कुमार, सवाल आप उठा रहे हैं, सवाल अपनी ही गलतियों पे आप उठा रहे हैं। समझौता आप करते हैं और उसके बाद फिर आज अपने ही समझौते पे सवाल आप उठा रहे हैं। बीच में दो पार्टियों के बीच में बातचीत होना कोई इल्लीगल बात नहीं है। अरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इल्लीगल है, क्या बात कर रहे हैं? जिस तरह राहुल गांधी जाके वहां पे चाय पीते हैं, आपको समझ में नहीं आता? बताइए, बोलिए पार्टी टू पार्टी। नहीं, रुक जाइए, एक काम करिए प्रेम कुमार जी, मैं टीवी पर बैठकर आपको चैलेंज करता हूँ, इस दुनिया में कोई भी पार्टी टू पार्टी नेपाल हमारा मित्र देश था जी, और अगर आज नेपाल से संबंध बिगड़े हैं आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन नेपाल के साथ भी संबंध जो है सारे संबंध तोड़ने का, अच्छा, आपको घोषित करने की जरूरत पड़ेगी प्रेम कुमार, आपको घोषित करने की जरूरत पड़ेगी। अफसोस की बात है, आपने हजारों किलोमीटर की जमीन दे दिया चाइना का 1962 में, और आप कह रहे हैं कि घोषित कीजिए। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? करने की बात, राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी एक तरफा समझौता कर लेते हैं, नरसिम्हा राव एक तरफा समझौता कर लेते हैं, और आपको लगता है कि दुश्मन घोषित करें, तमाम बातें याद आती हैं। जब अक्साई चीज की बात आप उठा रहे हैं तभी जवाब आती है ना। आप कांग्रेस की खामियां, अरे भाई, जब राहुल गांधी उलझुल सवाल पूछेंगे, राहुल गांधी उलझुल सवाल पूछेंगे तो किसके ऊपर बात आएगी? एकजुट करने का तरीका नहीं है। तो कैसे है? देश को एकजुट तरीका कैसे है? सर्वदलीय बैठक है, ये सर्वदलीय बैठक, उस बैठक का इंतजार किया, ये पहले उस बैठक का इंतजार किया नहीं हुआ था प्रेम कुमार, उस बैठक का इंतजार किया, उस बैठक का इंतजार किया आपने, उस बैठक का इंतजार किया आपने, राजनीतिक सवाल उस बैठक का इंतजार क्यों नहीं किया आपने? इसमें इंतजार करने की क्यों? जब आपको पहले कुछ भी बोलना है तो फिर बैठक की क्या जरूरत थी? जब फैसला होगा, पुलवामा अटैक होता है, आपको अगला दिन चाहिए होता है कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाता है तो आप मानते नहीं हो। और
और इस सर्वदलीय बैठक में भी आपने एक ऐसा तरीका अख्तियार कर लिया कि सिर्फ 20 पार्टियां, अरे देश में 56 राष्ट्रीय पार्टियां पंजीकृत हैं और सारी पार्टियों को बुलाया जाना चाहिए। कांग्रेस को बुलाया है ना, कांग्रेस को बुलाया है ना, ऐसा आधार तय किया। शिवम त्यागी क्या मम्मी से बेटे की बन नहीं रही है क्या? राष्ट्रीय जनता दल मम्मी से बेटे का नहीं है, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, प्रेम कुमार जी आपकी उम्र इतनी ज्यादा है, कम से कम उतनी तो शर्म कीजिए, फिर आपको बुरा लग जाएगा। अरे सेना की बात हो रही है, कांग्रेस की बात नहीं हो रही, सुन लीजिए, सबको बोलने का मौका दीजिए, क्या बैठकर चिल्लाए जा रहे हैं? स्टूडियो में तो चिल्लाते हैं, सुन लीजिए शिवम को, सुन लीजिए, आपको चिल्लाने में आसानी रहेगी। जब आपको मौका मिला आप बोल रहे थे, मैं चुप था ना, तो शांति के साथ सुन लीजिए, इतना इंटॉलरेंट मत होइए कांग्रेस की तरह। आपको लिस्ट दे दे रहा हूं, आप कह रहे हैं ना, क्या आप सुन लीजिए, कितने एरियाज आपके समय में चाइना ने दबाए हैं हिंदुस्तान के, अच्छे कानों से सही से सुनिएगा। अरे प्रेम कुमार का मतलब प्रेम होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, चुप हो जाइए। मेंटल बैलेंस का इशू है, बट आपको सीरियसली प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं आपको कि जब आपको मौका मिलेगा बोलिएगा। ठीक है शिवम त्यागी, जो आपका आरोप है ना कि इतना इंटॉलरेंट क्यों है कांग्रेस के तमाम नेता, हमारे साथ सैफ खान जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। सैफ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। पहला सवाल जो शिवम त्यागी बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से रखा गया कि कांग्रेस के नेता इतने, और खासकर राहुल गांधी इतने इंटॉलरेंट हैं कि उनको एक थोड़े से भी समय का इंतजार नहीं होता, सरकार पर जब भी आरोप लगाने हो तुरंत लगा देते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है खान साहब? मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शिवम, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तुषार जी, प्रेम जी से मेरा सीधा सवाल है, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद मैं पूरी डिबेट में चुप रहने के लिए तैयार, लेकिन अनइंटरप्टेड मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। प्रेम जी, आप कह रहे हैं ना कि आपकी नीति बहुत अच्छी रही है चाइना को लेकर, डेटा पढ़ दे रहा हूं, आपको जवाब हो तो देना। 1962 में आप अक्साई चीन हारे चाइना से, 1963 में काराकोरम पास हारे, 2008 में टिया पैंगोंग हारे, 2008 में चापसी वैली आपने कब्जा दे लिया, 2009 में धूम चले आपने दे दिया। होता है, दो देश में पार्टी नहीं आती है, देश हारता है, देश जीतता है तो देश जीतता है। अरे प्रेम कुमार अभी कभी आप बीजेपी को कह देते हैं और कभी आप अपने लिए जो है वो वही तर्क अपना रहे हैं। क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं कन्फ्रंट किया आपने चाइना को कभी भी? प्रेम कुमार जी, आप तो वही बात करते हैं, मीठा मीठा चट और कड़वा कड़वा थू। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अपनी बात ऐसा नहीं होगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता ना। आप आज संकट की घड़ी में देश को एकजुट करने की बात करते हैं, जब आपके काले कारनामे निकल कर आए, आपको एकजुटता चाहिए, आप अपने पुराने एकजुटता चाहिए। पहले आप कहते हैं सरकार और सेना अलग, फिर आप दोनों मिक्स कैसे कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? पहले अपने सिलेबस पढ़ लीजिए। मुंह छिपाते हैं आप। बहुत कंफ्यूजन में है आप प्रेम कुमार, बहुत कंफ्यूजन में है, बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। संजय सिंह, सेना के खिलाफ संजय सिंह, वो चाहे हिंदुस्तान का, ठीक है, लौटता हूं, आता हूं। आप बोल रहे हैं कि घुसपैठ क्या चलाना पागल? अभी आप ही ने कहा था कि सेना भी मातहत है और तमाम आपने प्रवचन दिए थे इसी बात पर प्रेम कुमार साहब आपने बहुत कुछ कहा था। संजय सिंह, जिस बात का जिक्र शिवम त्यागी ने किया कि इतने समय में आप 62, 63 और फिर आगे के सालों में आप कई जगह अपनी हारते गए, इस पर प्रेम कुमार ये कह रहे हैं कि जी ये सरकार नहीं, ये सेना नहीं बल्कि देश हारा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये तमाम समय पर ये एक सरकार का बहुत बड़ा फेलियर रहा पिछली सरकारों का? नहीं, आप फिर से जरा सवाल करिए। संजय, मैं जरा सवाल को स्पष्ट कर दूं। प्रेम कुमार ये कह रहे हैं कि जो पुरानी हारें हुई हैं चीन से, वो एक पार्टी की हार नहीं है, वो एक देश की हार है, एक सरकार की हार है। लेकिन जब यहां मुद्दा आता है तो मोदी दोषी हो जाते हैं। एक ही तर्क को कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ रही है। एक्चुअली क्या है कि 1962 की जो हार हुई थी भारत की और नेहरू के समय में, और उस 62 की हार को आज भी कांग्रेस जो है उसको जो धक्का लगा हुआ ना, उसको लगा कि हमारे समय में इतनी बड़ी हार हो गई और अक्साई चीन का हिस्सा हमने पूरा का पूरा कमा दिया, चाइना को दे दिया। और उस समय नेहरू जी ने कहा था कि अरे कोई बात नहीं, वो तो रेगिस्तान है, वहां कुछ पैदा नहीं होता है, जाने दो। तो वो एक झटका है, उस झटके को फिर अच्छा उसके बाद 1962 के पहले हिंदी चीनी भाई भाई हो रहा था, अचानक फिर ये युद्ध हो गया, उसमें अक्साई चीन निकल गया, चाइना जी को नेहरू जी को धक्का लगा
और वो 1964 में बेचारे नहीं रहे। उस दर्द को कांग्रेस आज भी भुला नहीं पा रही है, क्योंकि जो दाग लगा हुआ है वो चाहती इसी तरीके का दाग हम और दूसरे पार्टियों पर भी लगा दो जो सत्ता में है। जो सत्ता में है आज की तारीख में बीजेपी एनडीए सत्ता में है, तो वो उनको एक मौका लग रहा है कि चलो एक अच्छा है, 1962 में हमको दाग लगा था तो हम आज की तारीख में दाग लगा दें। इनको समझना चाहिए कि 1962 के बाद आपने वहां पर क्या किया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आपने इस डर के मारे नहीं किया कि चाइना की सेना पीएलए वहां पर अंदर घुस आएगी। AK एंटनी साहब ने ये आज आपसे रिकॉर्ड बातचीत में जब वो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने रक्षा पत्रकारों से कितनी दफा ये बात कही। हम जब उनसे पूछते थे कि भाई वहां पर LAC पर क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों नहीं वहां पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, क्यों नहीं फॉरवर्ड पोस्ट का विकास किया जा रहा है, तो वो मुस्कुरा कर कहते थे कि भाई देखो ये छापने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, या आप रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं किया जा रहा है कि चाइनीज वो घुस आएंगे, युद्ध के समय में उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो जिसको अपने सेना पर भरोसा नहीं है वो आदमी क्या करेगा। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया, अपने सेना को फॉरवर्ड पोस्ट पे LAC पर मजबूत नहीं किया, और आज जब हम कर रहे हैं और जब चाइना तिलमिला रहा है तो आपको लग रहा है कि माइलेज में ले लें। उस माइलेज के डर से आप ये बात बोल रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस आज की तारीख में इस बात को स्वीकार कर ही नहीं पा रही है कि वो सत्ता में नहीं है। उसको लगता है कि बाई फॉल्ट एनडीए और बीजेपी वाले आ गए हैं, और इस बाई फॉल्ट को फिर से सुधारने के लिए, फिर से सत्ता में आने के लिए ये एक बुरे वक्त को भी एक अवसर में बदलना चाहते हैं। चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे ये आपका ये चाइना पर LAC पर जो घटना हो रही है उसका मामला हो, वो हर चाहे वो जो बालाकोट पर जो एयर स्ट्राइक हुआ हो, इस पर हर चीज पर ये सवाल उठा रहे हैं। इनको लगता है कि बस आज इस पर सवाल उठा दे, जनता का मैंडेट जो है इनके खिलाफ हो जाएगा और अगली बार सत्ता में हम आ जाएंगे। सत्ता में आने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जिसको यही नहीं पता है कि जो एग्रीमेंट हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ था, किसके शासन में हुआ था, उस जरूर हरकतें करके, उस जरूर सवाल करके अपनी पार्टी को बद पिटाने पर तुले हुए हैं। इसलिए कांग्रेसियों को समझना चाहिए, कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि राहुल गांधी को सर झुका करके वो सत्ता में अब कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। वो गुलामी, ये गुलामी की पराकाष्ठा है, ये कांग्रेस की गुलामी की पराकाष्ठा है। पता नहीं है प्रेम कुमार साहब, सही तो सवाल है। राहुल गांधी के कर्नल त्यागी से पूछ लेते हैं, कर्नल त्यागी से पूछ लेते हैं। कर्नल त्यागी, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? बताइए सर किस पॉइंट, बताइए सर किस पॉइंट के ऊपर। हेलो जी कर्नल त्यागी। हाँ जी, आपने क्या पॉइंट बोला, जरा दोबारा बोल दे। देखिए प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया कल, जो है बिना हथियारों के जाने वाला, उनको पूरी तरह से मालूम था, उनकी बात को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि एक सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा नेता ऐसे ही कुछ बोल देता है कि समझौता किसके समय में हुआ था, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, उसको मालूम नहीं था, या वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बोल रहा है इस मुद्दे का? ये जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा देश समझ रहा है कि एक पार्टी का नेता आके बोलता है कि वो लोग वहां पे बगैर हथियार के कैसे गए। अरे बगैर हथियार के नहीं गए थे, हथियार के साथ गए थे, मगर हथियार अलग था। और सुनिए जरा सुनिए। अरे प्रेम कुमार, वो कम से कम एक फौजी बोले तो सुन लिया करिए। कांग्रेस कहीं भी नहीं सम्मान करती क्या फौजियों का? आज लोग कांग्रेस में पहन करके किस रूप में बैठे हैं, प्रेम कुमार ये आपने बहुत बड़ा अपमान किया। नहीं, ये शब्द वापस लीजिए, ये शब्द वापस लीजिए प्रेम कुमार, गलत। प्रेम कुमार, आपको अभी माफी मांगनी होगी, आपको अभी माफी मांगनी होगी। आप अपनी बात के लिए अभी माफी मांगिए प्रेम कुमार। ये डिबेट तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। ये नहीं। आप देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं। एक सेकंड प्रेम कुमार, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे ना, आपने देश की सेना पर सवाल उठाया है। तुषार जी, आधा
शिवम त्यागी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले प्रेम कुमार माफी मांगिए। पहले प्रेम कुमार आप माफी मांगिए। प्रेम कुमार, आपने देश की सेना पर सवाल उठाया, पहले आप माफी मांगिए इस बात के लिए। नहीं, आपने बाकायदा सवाल उठाया। आपने कहा वर्दी के अंदर कौन बैठा है क्या पता, ये आपके शब्द थे, ये आपके शब्द थे, ये आपके शब्द थे सर, मेरे शब्द नहीं थे। माफी मांगिए पहले आप न्यूज़ वन इंडिया में इस तरह देश की सेना का अपमान नहीं कर सकते। चाहे मुझे छोड़ के जाना पड़े, मेरे सामने एक फौज के व्यक्ति का अपमान हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल भी। पक्ष लेते हैं एक पार्टी के खिलाफ। आप सेना को पार्टी में मत बांधिए, आप सेना को पार्टी में मत बांधिए, आप सेना को पार्टी में मत बांधिए। प्रेम कुमार नहीं, अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आपत्ति होगी। वर्दी का सम्मान करना होगा। बहुत गलत, आपने साफ कर दिया, आपने साफ कर दिया, आपने साफ कर दिया कि कांग्रेस को नहीं परवाह देश की सेना के सम्मान की, नहीं परवाह है। आप सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सबूत मांगते हैं देश की सेना की शौर्यता का, पराक्रम का। आप सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का। आप आज कह रहे हैं कि सेना के वर्दी के अंदर कौन बैठा है क्या पता। कहिए थोड़ा सा प्रेम बचाओ तो दूसरों को भी सुन ले। 10 सेकंड दे दीजिए। तुषार जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, दिग्विजय जी आपसे भी। सेना जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस देश की रक्षा करती थी, आज बीजेपी की सरकार है तब भी रक्षा करती है। तब सेना 2014 से पहले भी टीवी पर बोलती थी और आज भी बोलती है। मैं ऐसी किसी भी डिबेट का हिस्सा जब तक नहीं बनूंगा जब तक ये व्यक्ति इस तरह से माफी नहीं मांगे, क्योंकि आप सामने ही बैठकर सेना को गाली दे रहे हैं, पीछे तो क्या क्या कहते होंगे। प्रेम कुमार जी से पहले माफी मंगवाई है, आप नहीं भी बोलते होंगे नहीं चलेगा ऐसा, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। कर्नल त्यागी को जो आप यहाँ पर अपने घर में बैठकर इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि कर्नल त्यागी ने आपकी रक्षा की। शिवम त्यागी, ये डिबेट तब तक आगे नहीं बढ़ेगी, ये डिबेट तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। लोगों ने आपकी रक्षा की। करके राजनीतिक भाषा नहीं चलेगी। प्रेम कुमार, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर आप माफी मांगेंगे तब तो ये डिबेट आपके साथ आगे बढ़ेगी। राजनीतिक भाषा नहीं, शांत रहिए, शांत हो जाइए। कर्नल त्यागी, हम शर्मिंदा हैं, ये देश शर्मिंदा है। कांग्रेस को, प्रेम कुमार को शर्म नहीं आती है। वो बार बार सेनाओं पे सवाल उठाते हैं, इनको सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। आपने अभी सवाल उठाया प्रेम कुमार, आपने वर्दी पर सवाल उठाया, आपने वर्दी पर सवाल उठाया। किसने आपको ये अधिकार दिया है? क्या ये चाइना से मिलकर आप कर रहे हैं? दुरुपयोग हो रहा है। क्या आप चाइना के साथ में काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन डालता हूं पूरे मुझे आपकी बोली में है, और ये बात तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप अपने कृत्य के लिए माफी नहीं मांगेंगे। माफी तो उन लोगों को मांगनी होगी, माफी आपको मांगनी चाहिए। भारतीय सेना के वर्दी का, भारतीय सेना के वर्दी के ऊपर इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। मांगनी होगी जो कर्नल के ऊपर आपने सवाल उठाया, देश के करेंगे, सेना के वर्दी के ऊपर सवाल उठाया, देश के शौर्य, सेना के शौर्य और पराक्रम के ऊपर सवाल उठाया। कोई सवाल नहीं उठाया। आपके और आपके पार्टी के कर्म है जिसकी वजह से आज ये विपत्ति है। करके राजनीति ये आपके है, आपने देश को बेचने की कोशिश की। आज आप सत्ता से बाहर हैं, तो इस लेवल पर जा सकते हैं, इसका अंदाजा नहीं था हमें। वो देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं। वर्दी में आप सवाल उठा रहे हैं, वर्दी के अंदर कौन बैठा हुआ है? अगर आपको बात अच्छी नहीं लगती तो वर्दी में दोष हो गया। अगर कांग्रेस को बात अच्छी नहीं लगती तो क्या वर्दी दागदार हो गई? अगर क्या प्रेम कुमार को बात अच्छी नहीं लगती तो क्या वर्दी दागदार हो गई? देश की सेना बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। देश में नहीं प्रेम कुमार, ये आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन आपने सेना की वर्दी पर जो सवाल उठाया उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निम्न स्तरीय बात है। राजनीतिक भाषा वर्दी पहन करके मैं नहीं चाहता हूँ कि कर्नल त्यागी खुद इस बात का जवाब दे, क्योंकि हमारे रहते हैं अगर कर्नल त्यागी को ठीक है प्रेम कुमार, आप देश की सेना का इस तरह से अपमान करें। न्यूज़ वन इंडिया इसके लिए माफी मांगता है कि प्रेम कुमार जैसे पैनलिस्ट हमारी डिबेट में थे, कम से कम हम इस बात के लिए माफी मांग सकते हैं। और बाकी टीपी त्यागी, आपका इस पर क्या एक तरीके से प्रतिक्रिया है? क्योंकि प्रेम कुमार ने जिस बात कहा कि सेना की वर्दी में बैठे हैं तमाम राजनीतिक विचारधारा वाले फौजी, ये इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया है। कुछ और दुष्ट वालों को होगा तो छोड़ दीजिए। हम देखिए, एक बात, मैं एक हूँ, युद्ध लड़ा है 1971 में जब इनकी सरकार थी तब मुझे वीर चक्र मिला था।
वीर चक्र केवल युद्ध के मैदान में मिलता है, जी। अधिकतर मरणोपरांत मिलता है। कुछ जिंदे हैं, उनमें से मैं एक हूं। जो मेरा आदर प्रेम कुमार जी ने किया उसके लिए उनका धन्यवाद, लेकिन कम बुद्धि के लोगों से हम अपनी बराबरी करना नहीं चाहते, लिहाजा प्रेम कुमार जी मेरी तरफ से तो माफ है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये बता सकते हैं कि नक्शे पे खींची गई लाइन जब जमीन पे खींची जाती है तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है? उसकी चौड़ाई करीब 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की होती है। यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का परसेप्शन आप ये समझिए 4 किलोमीटर तक उनका भी सही है और हमारा भी सही है, और इसीलिए तनातनी होती है। और ये तनातनी को दूर करने के लिए जब 1993 में ये कहा गया था कि एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल को मान ले, तब इन्हीं की सरकार ने उसमें से एग्जिस्टिंग वर्ड को हटवा दिया था। अब बताइए क्या करें? अगर हम सच बताएं और वो इनकी पार्टी के खिलाफ जाए तो ये समझते हैं कि हम दूसरी पार्टी की तरफ हैं। मैं दूसरी पार्टी के लिए भी एक बताना चाहता हूं, बल्कि दूसरी पार्टी से ज्यादा मैं टैक्टिकल कमांडर को, अगर मैं भी कमांडिंग ऑफिसर रहा हूं, अगर मैं कमांडिंग ऑफिसर गलवान में होता तो मैं ऑर्डर आए होते या ना आए होते मैं गोली चलाने का हुक्म देता। कारण दो हैं। पहला तो ये कि कोई भी संधि किसी भी तरह की, चाहे यूएनओ की संधि हो, वो मुझे अपने आत्मरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। दूसरा ये कि मैं अपने सिपाहियों की जान के लिए भी जिम्मेदार हूं। और तीसरा ये कि भाई गलवान में जो कुछ हो रहा था वो ऐसी स्थिति में था कि अगर घर में आग लग जाए तो क्या मैं कानून की किताब पढ़ने जाऊंगा? लिहाजा मैं वहां पे खोलता, और मैं आज भी कह रहा हूं, और ये मेरा ख्याल है सरकार ने कर भी दिया है। जो टैक्टिकल कमांडर है, आप टैक्टिकल कमांडर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरे अधिकार दे दीजिए। हमें कोई प्रेम कुमार ये बीच में बोलने की आदत है। आपने एक बात पकड़ी, त्यागी साहब ने यह भी बताया था अभी कुछ ही देर पहले कि शस्त्र थे लेकिन इस्तेमाल नहीं किए गए। अब आप इस बात को मत कहिए, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि निशस्त्र क्यों भेजा गया? प्रधानमंत्री ने कहा कि निशस्त्र होकर जाओ। शब्दों में जाते जब हथियार शब्दों में तो जाएंगे ना, शब्दों से तो आप खेल रहे हैं, तो शब्दों से तो आप खेल रहे हैं। नहीं होना क्या मतलब रखता है? अब ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी के शब्दों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। शिवम त्यागी ये क्या ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उनके शब्दों को? बड़े मासूम है, कुछ भी बोल जाते हैं। होते तो गोली चलाते, आदेश देते। ठीक है प्रेम कुमार, आपने बहुत कुछ बोल लिया, आपने बहुत बोल लिया, जितना बोलो बहुत है देश के लिए। शिवम त्यागी, being so hypocrite and silent for some time. दीजिए थोड़ा समय है दूसरों को भी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो पिछली बात थी जिसको छोड़कर हम आगे बढ़े थे, प्रेम कुमार जी आप यहां पर स्टूडियो में बैठकर इसलिए चिल्ला पा रहे हैं क्योंकि कर्नल टीपीएस त्यागी जैसे लोग सेना वहां पर खड़े हुए हैं पोस्ट पर, और आप यहां पर जिस तरह से उनको टीवी पर बैठकर गाली दे रहे हैं, ये भी कर्नल टीपीएस त्यागी जैसे फौजियों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। एक बात फिर नहीं सुनेंगे, रुक जाइए, आप अपनी बात बोलिए, मेरे नाम से गलत बात अरे सुन लीजिए, बिल्कुल बोलूंगा। बहुत पवित्र बात कही है, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए उनको। आप मुझे जितना कहना है कहिएगा, मैं सुनूंगा, लेकिन मुझे भी सुन लीजिए। उसके बाद दूसरा जो आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हाँ मैं इनको एक्यूज करता हूं, इनकी डोकलाम। शिवम त्यागी अपनी बात कंप्लीट करेंगे, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप आराम से बोलिएगा, आप सारे काउंटर करिएगा। एक सेकंड शिवम त्यागी, एक सेकंड प्रेम कुमार, आपको काउंटर करने का पूरा टाइम मिलेगा। पहले शिवम त्यागी की बात पूरी होगी, फिर आप बोलेंगे। शिवम त्यागी, हाँ मैं अक्यूज करता हूं इनको, हाँ मैं अक्यूज करता हूं प्रेम कुमार को, राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को, सबको। 2007 में आपने सीपीसी एग्रीमेंट किया, इस पूरी दुनिया में किसी भी पार्टी टू पार्टी आज तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। झूठ बोल रहे हैं प्रेम कुमार यहां पर बैठकर। इन्होंने, और पार्टी टू पार्टी नहीं, उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि गांधी परिवार के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध बेहतर रहे, इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी बात सुन लीजिएगा, दूसरी बात, आप 2000 जब डोकलाम विवाद हो रहा था तब भी ये बैठकर डिनर कर रहे थे। पहले इन्होंने डिनाई किया, मना किया कि हम नहीं थे चाइना में, बीजिंग उड़कर लड़ गए, और फिर उसके बाद जब पिक्चर तस्वीरें आ गई मीडिया में तब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम चाइना के काउंटर पार्ट से मिल रहे थे। मुझे शक नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरह से राहुल गांधी के ट्वीट पिछले कुछ समय से आ रहे हैं, ये इस देश की सेना का मनोबल गिराने के लिए, इस देश की जनता में विद्रोह पैदा करने के लिए और कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने के लिए आए हैं। और इनकी जो बॉर्डर पर स्थिति रही है, जिस तरह से चाइना को कभी इन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया, ये अपने आप में कांग्रेस को शक के घेरे में डालता है। फौज हमेशा मजबूत थी, है और हमेशा रहेगी, लेकिन ये पॉलिटिकल विल इनकी हमेशा से कमजोर थी।
ठीक है प्रेम कुमार, अब आपका काउंटर। ये फौज क्या आपकी बदौलत मजबूत हो गई है? अरे ये फौज का ढांचा इतने सालों की मेहनत का नतीजा है, सरकार पिछली सरकारों के कामकाज का नतीजा है। आपकी बदौलत फौज मजबूत नहीं हुई है। आज जो आर्थिक रूप से मजबूत भारत मिला है, इस वजह से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। आपके हिसाब से मजबूत नहीं हुई है ये फौज। और आप बात करते हैं चाइनीज डेलीगेशन से मिलने की बात, उस समय भूटान डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई थी। रहने दीजिए प्रेम कुमार, रहने दीजिए। हमेशा से होता है, लेकिन आपको चुन करके बोलना है, डिफेम करना है। आपके पास पूरा मीडिया तंत्र है, जो चाहे बात स्थापित कर सकते हैं। आप देखिए मीडिया तंत्र पर सवाल मत उठाइए प्लीज प्लीज प्लीज। कामयाब सब मीडिया तंत्र पर सवाल नहीं। जब भी सवाल आपसे हुआ आपने मीडिया को कोसा है। ये रवायत मत बनाइए, ये रवायत मत बनाइए कि जो मेरे मतलब की बात है वो तो ठीक है, वो निष्पक्ष है, जो दूसरे के मतलब की बात है वो मीडिया फिर बाइस्ड हो गई, फिर मीडिया फिर बिकाऊ हो गई। इस तरह की बातें मत कीजिए ना फिर यहां बैठकर। मीडिया ही आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है ना आपकी बात रखने के लिए, आपको मीडिया बुला रहा है ना आपकी बात रखने के लिए। फिर मीडिया वाइज कहां से हो गई, कहां से वाइज हो गई? आपको पूरा मौका मिल रहा है ना। आपने बोला ना आपने देश की सेना का अपमान किया ना इसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठकर, फिर कहां से आपको वाइज लग रही है मीडिया? आपके ऐसे नापाक शब्दों को भी मीडिया ने प्लेटफॉर्म दिया ना, फिर बाइस मत कहिए मीडिया को, फिर बाइस मत कहिए। आप माफी मत मांगिए, आप माफी तो मांगेंगे नहीं। आप अगर नेशनल टेलीविजन पे बैठकर सेना के वर्दी को, सेना के एक अधिकारी को गाली दे रहे हैं तो ये मीडिया की उदारता का ही नमूना है। अगर आप यही बात चीन में बोल रहे होते ना, अगर आप यही बात चीन में बोल रहे होते ना प्रेम कुमार, तो आप कहां होते इसका कोई पता नहीं होता। अगर यही बात, चलिए एक बार कर्नल त्यागी आप चीन को बेहतर समझते हैं, आप सीमा पर रहे हैं, आप ये बताएं अगर इसी तरह का बयान अगर किसी सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार ने चीन में दिया होता अपनी सरकार के खिलाफ या अपनी पीएलए के खिलाफ, क्या होता उनका? तो फिर कहिए ना कि मीडिया उदार है, कहिए ना मीडिया निष्पक्ष है। आप तो प्लेटफॉर्म देकर बुलवा रही है ये बात। त्यागी जी सुन लेते हैं। त्यागी जी को लेने दीजिए। अगर मीडिया ने इनको प्लेटफॉर्म ना दिया होता तो क्या ये इतनी बात कह पाते? अब इतनी बात कह पाने के बाद भी ये कहते हैं कि यहाँ बोलने की आजादी नहीं है और मीडिया बिका हुआ है। अब इनसे अगर किसी के पास तर्क नहीं है और कोई कुछ भी कह रहा है, अरे ये तो मीडिया की टॉलरेंस है जो आपको सुन रहा है। अगर आप चाइना में होते तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इतनी बात के तो कहने के 15 मिनट में यू वुड हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। वहां तो वो डॉक्टर जिन्होंने काम किया, ये देश का लोकतंत्र है सर, ये देश का लोकतंत्र है, स्थापित लोकतंत्र, ये गांधी का लोकतंत्र है, ये भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का लोकतंत्र है, हर क्रांतिकारी का लोकतंत्र है ये। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेम कुमार शांत। संजय सिंह, मीडिया बिकी हुई है, सेना की वर्दी के अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं कुछ पता नहीं है, सिर्फ प्रेम कुमार पाक साफ है और इनकी कांग्रेस पार्टी पाक साफ है। आपका क्या बयान? कांग्रेस प्रवक्ता का जो ये बयान है बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही मतलब खेदजनक है। हम तो माफी मांगते हैं, हमारे जो आर्मी के जो रिटायर्ड फौजी बैठे हुए हैं, हम उनसे क्षमा मांगते हैं पॉलिटिकल एडिटर के तौर पे कि ऐसे लोग जो प्रवक्ता बने हुए हैं उन्हें अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस को यह दिग्विजय की कांग्रेस को अच्छी तरह समझना चाहिए कि चीन साइबर युद्ध कर्म का महारथी है। चीन साइबर युद्ध कर्म का महारथी है। इस वक्त वह हमसे माइंड गेम खेल रहा है और उसकी चाल में कांग्रेस और विरोधी लोग जो मोदी को और एनडीए गवर्नमेंट को पचा नहीं पा रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त वह हमसे माइंड गेम खेल रहा है और हमारी एक एक धमनियों और सिराओं की ताकत बढ़ रहा है। सोशल मीडिया के व्यक्तियों की मॉनिटरिंग के जरिए वह देश के मिजाज को भापने काम जब हर कोई कर सकता है, क्या आपको लगता है वो नहीं करता होगा? वह देख रहा है, वो एक एक व्यक्ति को देख रहा है और खासकर दिल्ली में बैठे हुए उन सारे प्रवक्ताओं और सारे नेताओं की बातों को मॉनिटरिंग कर रहा होगा यहाँ के दूतावास के माध्यम से कि देश में क्या मैंडेट चल रहा है। और ये शर्मनाक है। ये कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब हमें एक साथ एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए, चाहे वो 65 का युद्ध हुआ हो या 71 का या 72 का, पूरा देश एक साथ था, सारी पार्टियां एक साथ थी, कारगिल का युद्ध हो, लेकिन इन्हें अभी भी लगता है कि इस पर सवार होकर के हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं।
सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर यहाँ पर सकते मैं एक बार हैं। संजय मैं एक बार कर्नल त्यागी को बीच में लाऊंगा। चाइनीज सेना के संजय मैं जरा एक बार कर्नल त्यागी को बीच में लाऊंगा। आपने एक बात बहुत सही कही कर्नल त्यागी, हिस्ट्री का स्टूडेंट और डिफेंस का स्टूडेंट होने की वजह से काफी पढ़ा है मैंने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट चलता था सेनाओं का, एक प्रोपेगेंडा किया जाता था, अपना नैरेटिव सेट किया जाता था, दुश्मन देश के अंदर घुस के किया जाता था। एक जो हमारे यहाँ फौज है सो कॉल्ड लिबरल्स की, क्या वो वही काम चीन के लिए कर रही है इस समय देश के अंदर बैठ के? बिल्कुल, हिटलर के जमाने में जो गोबेल्स थे वो ये कहते थे कि एक झूठ को 10 बार कहिए, लोग उसे सच मानने लगेंगे। तो ये चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि साहब सेना ठीक काम नहीं कर रही है या सरकार उसके साथ नहीं है। भाई हमारा कहना यह है कि ऐसे लोगों की आवाज पे कोई तो प्रतिबंध होना चाहिए। आपको लिबर्टी ड्रंक नहीं होने दिया जाएगा। आपको लिबर्टी है बोलने की, लेकिन अगर आप लिबर्टी ड्रंक होंगे तो भूलिए मत कि सरहद के ऊपर जो सिपाही है उसके पास एक मोबाइल है और वो उस मोबाइल में अपने नेताओं के आचरण और भाषण को देख रहा है। समझ गए ना इसका इशारा? अगर आप सेना और सरकार की देश की सुरक्षा के खिलाफ इसी तरह से बात करते रहे तो क्या हश्र हो सकता है? ये प्रोपेगेंडा में मत बहुत पड़िए। बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि देश की सेना के जो जवान इस वक्त सरहद पर है, जो अपने परिवार से दूर है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पर खड़ा है सिर्फ इसलिए कि सरहद सुरक्षित रहे, उसके दिल में कितनी पीड़ा उठती होगी जब ऐसे बयान वो सुनता अच्छा, होगा। शिवम त्यागी एक राजनीतिक नेता के तौर पे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जब देश के अंदर ही आपका इतना विरोध है, अपनी सेना का इतना विरोध है, अपनी सरकार का इतना विरोध है, क्या चीन से आप मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे? एक सत्ताधारी दल के प्रवक्ता होने के नाते यह सवाल है आपसे। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम चीन से भी लड़ेंगे, चीन का समर्थन करने वालों से भी लड़ेंगे। ये सेना चीन से भी लड़ने के लिए सक्षम है। ये सरकार इस देश की 130 करोड़ जनता के साथ खड़ी है। मैं मानता हूं जरूर कुछ राहुल गांधी और प्रेम कुमार जैसे लोग आएंगे, लेकिन अगर मौका पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, तो मुझे विश्वास है कि इस देश की जनता इनसे लड़ेगी, इनसे लड़ेगी। इनको जितनी चीन की चाटुकारिता करनी है करिए। ये आज पाकिस्तान, कल चाइना, परसों नेपाल, बस अपनी सरकार को गाली देने, सरकार को गाली दीजिए, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन मामला जब इस देश की सेना का हो, जब इस देश के वीर का हो, जब इस देश के कर्नल टीपीएस त्यागी का हो, तो कम से कम अपनी जबान पर इतनी तो शर्म हया होनी चाहिए आपको कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। और हां, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस सेना को और इस देश की जनता को अगर जरूरत पड़ी तो हम चाइना के साथ साथ ऐसे लोगों से भी लोहा लेंगे। चलिए अब 5 बजे ठीक है, 5 बजे सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। आराम से आप तमाम दूसरी पार्टियां सरकार से सवाल कर लीजिएगा, अपने दिल को भर लीजिएगा। कम से कम शिवम त्यागी ने तो इतना जवाब दे ही दिया है कि चाइना से जिस स्तर पर जाकर युद्ध करना होगा हम करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर हो, चाहे वो युद्ध के स्तर मैदान पर हो, हम लड़ेंगे और चाइना से अपनी जमीन वापस लेंगे अगर उसने कब्जा किया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर डिबेट में बस इतना था कि कांग्रेस ये तमाम उसके समर्थक सिर्फ और सिर्फ देश की सेना का अपमान करते रहे, माफी उन्होंने मांगी नहीं, उनको अपने शब्दों पर कोई भी शर्म थी नहीं। इसी के साथ फिलहाल के लिए डिबेट में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।